बच्चों, आज हम लोग जो पद परिचय पढ़ रहे थे, पद परिचय में अब अगला क्रम जो है व्याकरण में वह क्रिया का है। आज हम लोग क्रिया पर प्रकाश डालेंगे। वर्ग दशम के लिए क्लास जो होगा आज 10 है, अर्थात 10 के लिए वर्ग दशम के लिए हम लोग आज क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया में हम लोग आज जो पढ़ेंगे और क्रिया की परिभाषा, धातु, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकारी क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और कृदंत क्रिया। इतने क्रियाओं के बारे में आज हम लोग विस्तार से संपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिया की परिभाषा जानेंगे। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? क्रिया किसी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं। किसी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे होगा राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें खेलता और पढ़ता यानी जिस वाक्य के अंत में, जिस शब्द के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, क्रियाओं के अंत में ना या ता, ना जो लगा रहता है वो क्रिया हो जाता है और ता लगता है तो ये वर्तमान काल की क्रिया होता है। तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, वह क्रिकेट खेलता है। इससे सूचित होता है कि यह क्रिया है, अर्थात राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। तो एक पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। वह क्रिकेट खेलता है तो खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। इस तरह से क्रिया की परिभाषा हुई। अब क्या है कि दूसरा है धातु। धातु जो है क्रिया की मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्या है कि जैसे यहां हम मूल धातु रखेंगे। मूल धातु क्या होता है? जैसे यहां हम रखे खा, पढ़, चल, दौड़, लिख, जा, सो, हंस, ये जितने भी हम लिख रहे हैं इसी को मूल धातु कहते हैं। जब इसमें हम ना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो ये क्रिया का निर्माण हो जाता है। अर्थात धातु जो है उसमें ना प्रत्यय जोड़ने के बाद वह मुख्य क्रिया बन जाता है। जैसे हम मान लीजिए खा है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दे, ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह मुख्य क्रिया बन जाता है। ना जोड़े खाना हो जाएगा तो ये मुख्य क्रिया हो गया। तो धातु और धातु का काम है, ये मूल धातु का कार्य है प्रत्ययों के साथ मिलकर
मुख्य क्रिया का निर्माण करना। जैसे पढ़ में ना है तो पढ़ना हो जाएगा, चल है तो चलना हो जाएगा। उसी प्रकार से ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा दौड़ना, दौड़ना। उसी तरह इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा लिखना, लिखना हो जाएगा। उसी तरह ना प्रत्यय इसमें भी जोड़े तो हो जाएगा जाना, ना प्रत्यय जोड़ेंगे सोना, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा हंसना। इस तरह से हम मूल धातुओं में अर्थात धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा मुख्य क्रिया का निर्माण हो जाता है। तो हम लोगों का क्रिया हुआ, धातु हुआ। अब क्या है कि हम क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं तो हम आपको बता दें कि रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि या रचना के आधार से, रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। दो भेद हैं, कौन कौन है? पहला है अकर्मक, अकर्मक क्रिया, और दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक, जो इंग्लिश में आप लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है अकर्मक के बारे में। अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। अकर्मक क्रिया है क्या? अकर्मक क्रिया, अब यहाँ ध्यान देंगे अकर्मक अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें कर्म नहीं होता, अर्थात जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है और जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, उसे होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब हम लोग उदाहरण से एक परिभाषा जाने। अब उदाहरण से हमको समझ में आ जाएगा, हम लोग को समझ में आएगा कि अकर्मक क्रिया कैसे है। जैसे में यहाँ हम लिखते हैं, जैसे वह पढ़ता है, तुम लिखते हो। अब मैंने यहाँ आपको परिभाषा में बताया कि जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, यानी वह क्या है? कर्ता है। तुम क्या है? अब तुम जो यहाँ आ रहा है यह है कर्ता। लिखते हैं हो गया, ये आपको क्रिया हो गया। तो इस तरह से यह कर्ता जो है यह हम क्रिया का कार्य कर रहा है, इसलिए इसमें कर्ता की प्रधानता हुई और इसमें कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, इसलिए इसको हम अकर्मक करते हैं। अब दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो है सकर्मक।
सकर्मक क्रिया पढ़ना है दूसरा, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है, क्रियकर्ता की प्रधानता होती है। अब कह रहा है जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे वहां दिया हुआ था अकर्मक वो वह पढ़ता है, तो यहां जैसे हो जाएगा कि वह रामायण पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है। तो वह जो हो गया यहाँ कर्ता हो गया, यह रामायण जो है एक कर्म है, यहाँ क्रिया हो गया। तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता इसलिए होती है कि वह कर्ता जो है क्या पढ़ रहा है, तो रामायण पढ़ रहा है, यानी रामायण इस कर्म से कर्ता सुदृढ़ होती है और क्रिया, इसलिए इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वह सकर्मक, और जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वह अकर्मक क्रिया। तो इस तरह से अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन किए। उसके बाद जो है नंबर आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। सहायक क्रिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हम लोग तीसरा कड़ी में पढ़ेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब क्या है सहायक क्रिया में, सबसे पहले हम यहाँ जैसे से समझाते हैं। जैसे मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। वह अमीर है। तुम नेक हो। अब यहां कहता है कि जो क्रिया कर्ता की सहायता कर उसे संपूर्ण वाक्य निर्माण करने में सहायक होता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। अब यहाँ आपको हम बता दें कि सहायक क्रिया जो है, कहता है कि जो क्रिया कर्ता की सहायता कर उसे संपूर्ण वाक्य निर्माण करने में सहायक होता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं प्यासा हूँ। अब यहाँ अगर हम ये आपको सहायक क्रिया हूँ, है, हो, ये सब सहायक क्रिया हो गया। अगर हूँ, है, हो, अगर इस सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाए तो मैं प्यासा, वह अमीर, तुमने, यह संपूर्ण वाक्य
निर्धारित नहीं होगा। इसलिए सहायक क्रिया जो है इस वाक्यों को संपूर्ण करने के लिए होता है। अर्थात एक हूँ है हो लगा देने से, एक्जुअली वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग कर देने से यह वाक्य जो है संपूर्ण हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने सहायक क्रिया का भी अध्ययन किया। अब जो है आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पूर्वकालिक क्रिया। रुकावट के लिए खेद है, मार्कर में ही खत्म हो गया था इसलिए विलम्ब हुआ है, सॉरी। अब जो है हम लोग अभी क्रिया, धातु, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, इन सारी क्रियाओं के बारे में उदाहरण सहित अध्ययन किया गया है। अब जो है हम लोग अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम अकर्मक क्रिया जो है, अकर्मक क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद में हम पहला जो है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा जो है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब यहाँ हम लोगों ने अकर्मक क्रिया के दो भेद, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है कि पूर्ण अकर्मक क्रिया है वैसी क्रियाएं जो वाक्यों में लिखते समय पूर्ण होती है, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब इसको थोड़ा समझें। वैसी क्रियाएं जो वाक्यों में लिखते समय, यानी जब हम वाक्य का निर्माण कर रहे हैं तो बिना क्रिया का वाक्य का निर्माण होगा नहीं। अब जब वैसी क्रियाएं जो वाक्य का निर्माण करते हैं उस समय पूर्ण होती है, यानी वह वाक्य हमको लगता है कि पूर्ण है, यानी इस क्रिया के चलते वह वाक्य पूर्ण लगता है, तो वैसी क्रियाओं को हम लोग पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वायुयान अमेरिका जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए वायुयान यानी हवाई जहाज जो है अमेरिका जा रहा है, यह पूर्ण है, यानी कि वायुयान जो है उड़ा है और जाके रुकेगा कहाँ? अमेरिका। अर्थात यह वाक्य जो है यह पूर्ण बताता है, यह वाक्य से पता चलता है कि पूर्ण अकर्मक क्रिया है। अर्थात यह वाक्य पूर्ण रूप से यह सत्यापित होता है कि यह वाक्य पूर्ण है, इसलिए इसे हम पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा जो है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक
क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है, वैसी क्रियाएं जो वाक्य में लिखते समय अपूर्ण होती है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे साइकिल खराब है, यह अपूर्ण हो गया। यानी साइकिल खराब है, कैसे खराब है, इसमें संदेह है, इसलिए अपूर्ण है। जहां संदेह है वहां अपूर्ण है, वह काल अपूर्ण होता है। संदेह होता है जिस वाक्य में, जिस वस्तु में, किसी भी क्रिया में अगर संदेह दिखाई देता है तो समझिए वो अपूर्ण है, क्योंकि अपूर्ण का अर्थ संदेह नहीं होता है। तो साइकिल खराब है, यह अपूर्ण है। तो इस उदाहरण से पता चलता है कि यह अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। इस तरह से अकर्मक क्रिया के दो भेदों के बारे में हम लोग पढ़े। अब जो है सकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब देखिए, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे पहला जो है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा जानेंगे कि जिस वाक्यों में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहां हम समझेंगे कि एक कर्मक सकर्मक क्रिया, जिस वाक्यों में एक ही कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ दिए हुए हैं एक कर्मक और सकर्मक में उदाहरण देकर समझेंगे कि अनामिका ने पुस्तकें खरीदी। जैसे में हम यहाँ लिखे अनामिका ने
पुस्तकें खरीदी। अनामिका ने पुस्तकें खरीदी हो गया। तो इसमें देखिए खरीदी एक करा कि जिस वाक्यों में एक ही कर्म होता है, तो अनामिका ने पुस्तकें, यहाँ क्या है पुस्तकें अर्थात एक कर्म है, इसलिए ये है अर्थात जिस वाक्य में हम एक ही कर्म पाते हैं उसे हम एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें पुस्तकें जो है एक कर्म है, इसलिए इसको हम एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब दूसरा जो है वो है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ये कहता है कि जिस वाक्यों में दो कर्म होता है, दो कर्म होते हैं, दो कर्म बहुवचन है इसलिए होता नहीं होते होगा। तो जिस वाक्यों में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उसे, तो आप इसको उदाहरण से समझेंगे कि कैसे वाक्य आएंगे जिसमें दो कर्म होंगे। ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म हो, तो ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म हो, इसका उदाहरण से हम समझेंगे कि जैसे प्रेम ने कंचन से चित्र बनवाया। अब देखिए इसमें प्रेम ने कंचन से चित्र, तो कंचन जो है यहाँ कारक चिन्ह लग गया है, तो यहाँ कंचन चित्र दो कर्म आता है। या कर्ता होते हुए भी जब कर्ता कारक चिन्हों से निरूपित होता है तो वह ये कर्म में बदल जाता है। तो यहाँ दो कर्म है, कंचन से चित्र बनवाया। तो ऐसे अगर दो कर्म आते हैं किसी वाक्य में तो वो द्विसकर्मक क्रिया कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने अकर्मक क्रिया के दो भेदों के बारे में और सकर्मक क्रिया के दो भेदों के बारे में जाना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया जो पढ़ेंगे ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। क्रिया अगले वीडियो जो हम बनाएंगे उस वीडियो में क्रिया का पूरा समापन किया जाएगा। धन्यवाद।